हेलो, एम आई ऑडिबल? सबको विजिबल स्क्रीन? हेलो। हम्म तो सिक्स क्वेश्चन में क्या है? एवरी कोसेंट सेट ऑफ काउंटेबल सेट अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज काउंटेबल। देखो, कोसेंट सेट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और हम लोग ग्रुप थ्योरी में भी डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हम लोग रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग किसी सेट पे ना एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो किसी सेट पे एक रिलेशन डिफाइन कर, इसका मतलब क्या है कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। उसके बाद हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किए थे, तो उसमें से अपने को थ्री इंपॉर्टेंट खाली लेना है उसमें से। फर्स्ट क्या था? रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक। और थर्ड है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मतलब कि आइडेंटिटी कंटेन करना चाहिए सेट के अंदर या फिर जो भी रिलेशन है। आइडेंटिटी मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए ओनली। अगर सिर्फ ओनली लगा दे रहा हूं तो आइडेंटिटी, अगर सिर्फ इतना बोलता हूं कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव आ जाता है। सेकेंड क्या अपने पास? सिमेट्रिक, कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एस देन बी ए बिलोंग्स टू एस, या अगर ए रिलेटेड टू बी है तो देन बी रिलेटेड टू ए। तो ये अपने पास सिमेट्रिक आ जाता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। अगर ये तीनों रिलेशन होते हैं, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे सिंपल में एग्जांपल ले लो, इंटीजर्स। इंटीजर्स को अपने को अगर पार्टीशन करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? जो रिलेशन यूज करते हैं वो कॉन्करेंट मॉडुलो एन का यूज करते हैं, कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे इफ ए इज इक्विवेलेंट, ए कॉन्ग्रेंट मॉडुलो एन। जैसे अगर मैं एन को 2 ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इज बी मॉडुलो 2। तो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं कि अगर अब मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 1 के इक्विवेलेंट कौन कौन से आएंगे इसमें से? एक तो 1, एक तो 3, 5, 7, 9, ये सब एलिमेंट आएंगे। क्यों? इसका मतलब होता है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो इसका मतलब a माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2k के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब a किस फॉर्म में आएगा? 2k प्लस बी के फॉर्म में। या फिर लिख सकते हैं कि b किस फॉर्म में होगा? 2k माइनस a के फॉर्म में होगा। अगर मैं a को 1 लिख दूं तो ये कैसे नंबर आ जाएंगे? ऑड नंबर आ जाएंगे। और बाकी के सारे जो रहेंगे वो 0, 2, 4 वो सब आ जाएंगे। तो मतलब मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूँ, 1, 3, 5, 7, और दूसरा क्या आ जाएगा? 0, 2, 4। ऐसे 3 रहेंगे तो उसको पार्टीशन कैसे करते हैं हम लोग? अगर मैं n को 3 लूं तो उसमें एक तो बनेगा 0, 3, 6, 9, 12, एक ये क्लास बनेगा। दूसरा इसको हम लोग सिंपल लिखते हैं 0 का क्लास। ऐसे 1 के क्लास में कौन कौन से आएंगे? 1, 4, 7, 10, 13, ये सब आ जाएंगे। अगर मैं 2 का क्लास लूं तो 2 के क्लास में कौन कौन से आएंगे? एक तो 2, 5, 2, 5, उसके बाद फिर 8, 11, 14, ये सब क्या आएंगे। लेकिन जैसे मैं 3 का क्लास लेने जाऊंगा ना तो इसमें फिर से यही आ जाएगा। तो ये मेरे पास डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस बन रहे हैं। तो जब हम लोग क्वोशंट डिफाइन करते हैं ना तो उसमें सिर्फ ये 3 एलिमेंट आते हैं। समझ में आ रहा है? सेट कैसा था मेरा? सेट कैसे हैं? ये इनफाइनाइट सेट है। लेकिन जब मैं इसका क्वोशंट सेट डिफाइन करूंगा ना तो उसमें सिर्फ फाइनाइट आ रहे हैं। ये कितने डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे ना। देखो, ये इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन जो क्वोशंट सेट होता है ना वो पार्टीशन करता है कि इंटीजर्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक मेरा ये वाला पार्ट है,
एक मेरा ये वाला पार्ट है और एक मेरा ये वाला पार्ट है। हो सकता है कि एक क्लास के अंदर इनफाइनाइट हो, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन या टोटल नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस क्लासेस है ना, वो कितने हैं? 3। भले सेट मेरा इनफाइनाइट हो, लेकिन जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, उसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट सेट। क्लियर है सबको? तो कोसेंट सेट फाइनाइट हो सकता है, या फिर ये सब तो डिस्कस हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ते ही है ना कि जेड एम जेड, ये सेट कैसा है? मेरा इनफाइनाइट है, लेकिन इसका जो कोसेंट सेट है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? जेड एम, जो कि एक फाइनाइट सेट है। तो एक्चुअल में कोसेंट सेट का जो मेन रोल होता है ना, वो पार्टीशन के लिए रहता है। ये जो रिलेशन भी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हम लोग पार्टीशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग ग्रुप थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। बाकी हम लोग रियल के अंदर, रियल में सब अलग अलग चीज पढ़ते हैं, लेकिन जो रिलेशन ये सब का जो पार्टीशन का मेन रोल है ना, वो सब हम लोग ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करते हैं। क्लियर है सबको अभी कोसेंट वाला? तो यहाँ पे मेरा ये क्लेम करना था कि भले से सेट इनफाइनाइट क्यों ना हो, लेकिन जो उसके कोसेंट सेट होंगे उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये समझ में आया सबको? ये क्लियर? एक बार यस कर दो। तो कोसेंट सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर किसी सेट पे मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, तो अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकता हूं। और जब भी हम लोग इक्विवेलेंस हाँ प्रतीक बोल। ये इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है बताओ? कि n डिवाइड कर रहा है a माइनस बी। ठीक है, अब एक काम करो, a के साथ इक्विवेलेंट कौन कौन से एलिमेंट होंगे? जब n डिवाइड करेगा 1 माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू के। तो अगर मुझे b लिखना है तो मैं b को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस बी इज इक्वल टू एन के माइनस 1, या फिर b को वो साइड लेके आते हैं तो 1 माइनस एन के। अब ये सब इंटीजर्स है ना, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये टाइप का मैं लिख सकता हूँ इसको। तो ये टाइप के ही एलिमेंट आएंगे इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको n को रिप्लेस कर देता हूँ, n को रिप्लेस कर दूंगा अगर 1 से, तो k माइनस फॉर्म का होगा। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो 2k माइनस 1 का फॉर्म में होगा। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो 3k माइनस 1। तो ये कैसे आ जाएंगे? 3k माइनस 1। अगर मैं n को 4 पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 4k माइनस 1। अब यहाँ पे तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना, एक बार 1 पुट किया हूँ, लेकिन जैसे मैं 2 पुट करूंगा ना, तो ये फिर से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर से ये 2 तो इवन नंबर आ गया, तो मतलब ये 2 पार्टीशन बनेंगे। लेकिन अगर 3 रहेंगे तो इसको मैं कितने चूज कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं 1 भी चूज कर सकता हूँ, 2 भी चूज कर सकता हूँ। जैसे इसके बाद 3 करूंगा तो फिर से 3 का मल्टीपल आ जाएगा। इसमें कितने पॉसिबिलिटी है मेरे पास? मैं a को 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, बाकी 4 करेंगे तो उसी का मल्टीपल आ जाएगा। तो ऐसे जितने n को मैं जितना लूंगा उतने नंबर ऑफ पार्टीशन बनते हैं। ये n पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टीशन में हम लोग उसको बनाना चाहते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रेसिडुओ मॉडुलो n, ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे हम लोग। Zn इज इक्वल टू 0 1 2 ऑल अप टू n माइनस 1। 0 का क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 0, मतलब इसका n का मल्टीपल ऐसे लिखेंगे, इसको 0 करेंगे मतलब n, या फिर उसमें n k प्लस 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे अगर 1 रहेगा तो 1 और n k प्लस 1 ऐड कर देंगे। अगर 2 रहेगा तो उसमें 2 और n k प्लस 2, ऐसे हम लोग ऐड करते जाते हैं। हाँ, ये सब हम लोग नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉन्ग्रेंट मॉडुलो n। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो नेक्स्ट टॉपिक पार्टीशन में यही सब करने वाले, इक्विवेलेंस क्लासेस हम लोग डिफाइन करेंगे उसमें।
तो मतलब अगर सेट मेरा इनफाइनाइट है तो उसका कोसेंट सेट फाइनाइट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है ना इसमें, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट कि इज सिमिलर टू n, तो ये करेक्ट नहीं होगा कि वो काउंटेबल हो सकता है बट वो इनफाइनाइट हो, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो फाइनाइट भी हो सकता है। तो देयरफॉर वो काउंटेबल होगा, ना कि सिमिलर टू n होगा। ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। एवरी इंटरवल इज सिमिलर टू आर, कि जितने भी इंटरवल है वो रियल नंबर के सिमिलर होंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल क्या देंगे? एम्प्टी सेट और सिंगलटन। तो ये भी इंटरवल है लेकिन रियल नंबर की इक्विवेलेंट नहीं। सेकेंड, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। एक सेट बना रहा हूं जिसमें सीक्वेंस के सारे नेचुरल नंबर हो, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जिसकी जो इमेज होगी ना वो नेचुरल नंबर होगी। हम लोग ने अभी क्या प्रूव करके आए कि अगर वो सीक्वेंस ऑफ जस्ट 2 सिंबल्स भी होगा ना, मतलब जो उसकी इमेज है, जस्ट अगर कोई भी 2 सिंबल यूज करो तब भी वो क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल। और नेचुरल में तो कितने एलिमेंट है? 1 2 से लेके इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो कितने आ जाएंगे? अनकाउंटेबल। ये करेक्ट है। थर्ड वाला, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द प्लेन इज काउंटेबल। प्लेन इज इक्विवेलेंट टू रियल नंबर, चाहे प्लेन हो, चाहे आर क्यूब हो, चाहे r/n हो, सबके पास उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जितना कि एक छोटा सा इंटरवल हो। तो ये सब कैसे हैं? अनकाउंटेबल है। तो सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कैंटर सेट इज काउंटेबल। कैंटर सेट अनकाउंटेबल होता है। और कैंटर सेट को क्लेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सपोज फॉर एग्जांपल कैंटर सेट इज काउंटेबल, अरे काउंटेबल है तो उसको लेबलिंग कर सकते हैं। तो वही सेम मेथड जो हम लोग ने 0 1 बनाया था ना, ये जो कैंटर सेट को जो प्रूव करते हैं ना, ये वही है जो हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं जिसकी इमेज आती है। an की वैल्यू या तो 0 1 होगी। तो जब कैंटर सेट डिफाइन करेंगे तो उसमें चेंजेस क्या होता है कि an के पास जो ऑप्शन होते हैं वो 0 और 2 आती है। इसको बोलते हैं कैंटर सेट। कि ऐसा सेट इसमें an अपॉन, ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं, समेशन ai अपॉन 3/i, वेयर ai इज इक्वल टू 0 और 2। ठीक है, हम लोग जब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर मिडल पार्ट को रिमूव करते हैं ना, तो ये अपने पास कैंटर सेट आता है। तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं सेम मेथड से। ये हम लोग कैंटर सेट को डिस्कस करेंगे जब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि उसका मेजर 0 आता है, तो उसमें सब डिस्कस कर लें। बाकी यही सेम लॉजिक है कि जैसे इंटरवल को हम लोग क्लेम किए थे ना, वैसे सेम मेथड से इसको क्लेम कर सकते हैं कि ये क्या है? अनकाउंटेबल। तो अपना डी ऑप्शन इनकरेक्ट है कि कैंटर सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल। जस्ट अपने को ना मेथड पता होना चाहिए, किस मेथड का यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसको क्या हो गया? ओहो, अभी दिख रहा है? हेलो। अभी इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का। इफ देयर इज a no 1 1 मैप from the set of natural numbers n to a, where a is any set. D option, none of this. If there is a no 1 1 map from set of natural numbers to a, where a is any set, a is a finite set, a is an infinite set, a is similar to n. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर सपोज कोई भी 1 1 मैप नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू a, ये ए सेट, ये कोई ए सेट है और ये नेचुरल नंबर है, इसकी कार्डिनिटी अपने को पता है क्या आएगी? अलिफ नॉट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी 1 1 मैप नहीं है, तो 1 1 मैप नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर देन ए है।
ये क्लेम कर सकते हैं हम लोग। जब भी कोई 1-1 मैप नहीं हो रहा है तो ये होगा, अगर ऑन टू मैप नहीं है तो ये होगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ए फाइनाइट सेट होगा, तो डिस्प्रूव हो गया। रुको रुको रुको, हाँ फाइनाइट सेट होगा ना, डी क्यों आएगा? इधर जो नो 1-1 मैप छोटा बोल रहा है ना, इससे छोटा क्या होता है, फाइनाइट सेट ही रहता है और कुछ नहीं रहता। क्लियर है सबको? नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, ये नेचुरल नंबर है, इसका कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगा। तो इससे छोटा जो सेट है ना वो फाइनाइट सेट ही होता है, क्योंकि सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर है, और इसके इक्विवेलेंट तो बोल रहे हैं, तो छोटा बोल रहा है, तो ये फाइनाइट सेट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला बताओ अभी। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक सेट डिफाइन किया है जिसमें सारे फंक्शन है नेचुरल नंबर से लेके 4, 5, और कंडीशन दे दिया है कि एफ ऑफ आई इज लेस देन एफ ऑफ आई प्लस 1। वैसे कंडीशन से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा इसको। क्या आएगा इसका आंसर? इसको सॉल्व करो। हाँ, इसका आंसर ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको चेक करना पड़ेगा। ए इज सिमिलर टू एन नेचुरल नंबर, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अरे अनकाउंटेबल, ठीक है। बाकी ए इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, और बाकी काउंटेबली इनफाइनाइट, और बाकी लोग का आंसर। एक फंक्शन डिफाइन करना है नेचुरल नंबर से लेके 2 सिंबल्स 4 एंड 5, और कंडीशन ये दिया है कि एफ ऑफ आई इज लेस देन एफ ऑफ आई प्लस 1 फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और बाकी का किसी का एम्प्टी सेट, सी अनकाउंटेबल। तो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले तो जो कंडीशन है उसको रिमूव कर दो। कहने का मतलब क्या है, एक सेट है ए जो कि नेचुरल नंबर के इक्वल है, सेकेंड सेट है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 4 एंड 5, ये मेरे पास नंबर है A1 A2 A3 ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 2। इसके पास कितने ऑप्शन है? 2। इसके पास कितने ऑप्शन है? 2। तो देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस है ऑफ 2 सिंबल्स, जस्ट ये इसका मीनिंग है। तो ये 2 अलिफ नॉट होता, मतलब ये अनकाउंटेबल है अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं होता तो। अब ये कह रहा है, तो ये तो क्लियर है कि ये अनकाउंटेबल होता विथआउट रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन में ये कह रहा है कि एफ ऑफ आई is less than equal to f of I plus 1 for every I belongs to natural number। मतलब ये कि f of 1 लेस देन होगा f of 2 से, f of 2 लेस देन होगा f of 3 से, f of 3 लेस देन होगा f of 4 से, f of 4 लेस देन होगा f of 5 से। यही कह रहा है ये कि f of 1 किससे लेस देन होना चाहिए? f of 2 से। f of 2 किससे लेस देन होना चाहिए? f of 3 से। ये समझ में आया सबको? ये कह रहा है कि f of i इज लेस देन f of i प्लस 1 फॉर एवरी i, मतलब चाहे 1 के लिए हो, चाहे 2 के लिए हो, चाहे 3 के लिए हो, या 4 के लिए हो। तो ऐसे ये कंटिन्यू चलते जाएगा, मतलब f of n इज लेस देन f of n प्लस 1 एंड सो ऑन। ये समझ में आया सबको? अब देखो, यहाँ पे अपने पास 4 है, ये 5, ये 1, ये 2, 3, 4 ऐसे चलते जाए। एक काम करता हूं, मेरे पास कितने ऑप्शन है इसमें, मैं इसको कहां भेज सकता हूं?
इसमें दो सेट बनाएंगे, एक बार S1 और एक बार S2, तो इसका यूनियन ले लेंगे, आ जाएगा। इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है, मैं 1 को कहाँ भेज सकता हूँ? पहले इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो फर्स्ट में 4 पे भी भेज सकता हूँ, 5 पे भी। अगर इन केस में 4 पे भेज रहा हूँ तो 2 के पास कितने ऑप्शन है? इसके पास 2 ऑप्शन, मैं 4 पे भी भेज सकता हूँ, 5 पे भी भेज सकता हूँ। तो अगर मैं S1 करूँ तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो एक काम करता हूँ, मैं S1 सेट में 1 को मैप कर देता हूँ 4 पे, तो 2 के पास पॉसिबल वे कितने हैं? 1 के पास, सपोज मैं इसको 4 पे भेज रहा हूँ, तो 2 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 के पास कितने पॉसिबिलिटी है? 4 के पास कितने पॉसिबिलिटी है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 को मैं 4 पे भी भेज सकता हूँ, 5 पे भी भेज सकता हूँ। तो इन केस सपोज मैं 1 को 4 पे भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी ये चॉइस है ना मेरे पास, मैं 4 पे भी भेज सकता हूँ, 5 पे भी भेज सकता हूँ, लेकिन इसके बाद अब मेरे पास चॉइस नहीं है। अब मुझे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको चूज करना है। तो अगर इन केस में 1 को 4 पे भेज रहा हूँ तो इसके पास पॉसिबल वे 1 है। तो इस केस में 2 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 1 क्यों रहेंगे? ये लेस देन इक्वल बोला है ना, लेस देन नहीं बोला है। मैं एक काम करता हूँ, 2 को 4 पे भी मैप कर सकता हूँ, 2 को 5 पे भी मैप कर सकता हूँ। इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। समझ में आ रहा है? सपोज मैं इस 2 को फिर से 4 पे मैप कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे केस चलते जाएंगे इसमें। तो एक काम करता हूँ, इसके पास कितने ऑप्शन आ गए? 2। मैं 4 पे ही भेज सकता हूँ, 5 पे ही भेज सकता हूँ। अब इसमें मैं एक केस ले रहा हूँ, सपोज इसको मैं 4 पे भेज रहा हूँ, ठीक है? तो इस केस में इसके पास कितने पॉसिबिलिटी है? 3 के पास कितने ऑप्शन आएंगे? अब अगर ये आ गया तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये वाला कंडीशन है तो इसके पास कितने पॉसिबिलिटी आएंगे? अगर 1 को भी 4 पे भेज दूं, 2 को भी 4 पे भेज दूं, तो 3 के पास कितने ऑप्शन आएंगे? इसको मैं 4 पे ही भेज सकता हूँ, 5 पे भी। तो मतलब एक एक को फिक्स करके, जो सेकेंड वाले के पास ना हर बार दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऐसे अगर हर एक के पास, इसको फिक्स करने पे इसके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें एक फिक्स कर दूंगा, तो अगर लेकिन 4 पे कर रहा हूं तो इसके पास पे भी 2 आ रहे हैं। ऐसे में इसमें फिर से क्या करूंगा, अगर मैं 5 पे करता हूं तब तो सबके पास 1 है, लेकिन मेरे पास पॉसिबिलिटी 2 की है ना। अगर जैसे मैं इसको 4 पे कर रहा हूं तो 4 के पास कितने पॉसिबिलिटी आ जाएंगे? 2। तो ऐसे कर करके हर एक के पास कितने पॉसिबिलिटी आ रही है? एक बार 2, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 1। तो जो 1 1 वाले हैं ना उसको अलग कर देते हैं, जैसे जैसे 1 1 वाले हैं उसको अलग कर देंगे। लेकिन जो 2 वाला है वो एक तो कम से कम अनकाउंटेबल आ ही जाएगा ना, और एक भी अनकाउंटेबल आ गया तो बाकी फाइनाइट से क्या मतलब निकलता है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर मैं ऐसे चूज करूं कि 1 को 4 पे भेज दूं तो इसके पास 2 पॉसिबल है। 2 को अगर 5 पे भेज रहा हूं तब तो 1 पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे मैं 2 को 4 पे भेजूंगा तो इसके बाद 3 के पास 2 पॉसिबिलिटी। अगर 3 को 5 पे भेज दिया तब तो सबके पास 1 पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे 3 को 4 पे भेजता हूँ 4 के पास 2 पॉसिबिलिटी। मतलब हर एक को जब 4 पे भेज रहे हैं ना तो नेक्स्ट वाले के पास 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। तो मैं काम करूंगा, ऐसे चूज करूंगा कि हर टर्म को 4 पे भेज रहा हूँ, तो नेक्स्ट वाले के पास 2 पॉसिबिलिटी आते जाएगी। तो ऐसे कितने बन सकते हैं, कितने टर्म्स है इसके पास? इनफाइनाइट। और हर एक के पास कितने चॉइस आ रहे हैं? 2। तो 2 रेस टू अलिफ नॉट, तो ये काउंटेबल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। ये क्लियर है सबको? हाँ, ये प्रॉब्लम कब होता पता है? जब ये कंडीशन देता हो। समझ में आ रहा है? तब इसके पास सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी बनती, बट इक्वल बताने के लिए हो सकता है वो 4 पे ही मैप कर दे। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। लेस देन के लिए तब तो वो एक ही मैप बनता, तब प्रॉब्लम नहीं था। समझ में आया सबको ये? तो ये काउंटेबल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर है वो कितना आएगा? सी ऑप्शन रहेगा, अनकाउंटेबल। है ग्रुप में, है सब, पीडीएफ है ये। उसमें लिखा होगा ना डिप्स एकेडमी ऑल इन वन करके। हाँ, तो उसमें का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 10।
A and B two non-empty sets such that there exists a 1-1 map from A to B and also from B to A. Then there exists a bijection between them. There does not exist any bijection between them. A and B cannot be similar. There exists a bijection between them only when A and B are finite sets. ए ऑप्शन आएगा। इसका मतलब क्या है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोल रहा है ये। ए टू बी का मतलब क्या है कि ए का पोटेंशियल बी से कम है। बी टू ए का मतलब क्या है कि बी का पोटेंशियल ए से कम है, कम या इक्वल। ठीक है, तो अगर ए बी से लेस देन इक्वल है और बी की कार्डिनिटी ए से लेस देन इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबिलिटी है बाय एंटी सिमेट्री दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो देयरफॉर इक्वल है मतलब उसमें एक बाइजेक्शन मैप होगा, तो ए ऑप्शन मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोल रहा है। हाँ 11, एस एक नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का और टी एक सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर है, तो क्या आएगा इसका आंसर कि एस इंटरसेक्शन टी एम्प्टी सेट होगा, एस इंटरसेक्शन टी हमेशा अनकाउंटेबल सेट होगा, टी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी इज ऑलवेज सिंगलटन सेट, या नन ऑफ दिस। एस इंटरसेक्शन टी इज एम्प्टी, क्यों? क्यों ऐसा? कनेक्टेड सेट में ट्रांसडेंटल नंबर नहीं आ सकता मतलब? नहीं नहीं, कुछ भी आ सकता है। ट्रांसडेंटल नंबर मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल नहीं बनेगा जिसका कोएफिशिएंट रैशनल नंबर से हो, उसका ये रूट हो। जो अलजेब्राइक नंबर नहीं होता उसको ट्रांसडेंटल नंबर बोलते हैं। अलजेब्राइक नंबर मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल बनेगा जिसके कोएफिशिएंट कहाँ से होंगे, रैशनल, वो उसका रूट हो जाएगा। और ट्रांसडेंटल नंबर मतलब कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जिसके कोएफिशिएंट कहाँ से हो, रैशनल से हो, मतलब ये उसका रूट नहीं हो सकता। उसके कोएफिशिएंट मस्ट बी ट्रांसडेंटल, मतलब इरेशनल नंबर होंगे, वो भी इरेशनल नंबर में भी ट्रांसडेंटल होना चाहिए। बी काउंटर एग्जांपल ढूंढो ना, ए बी सी के लिए क्या काउंटर एग्जांपल मिल रहा है? ए बी सी के लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढ के एलिमिनेट करो ना, या तो प्रूफ करो। वैसे प्रूफ तो होगा नहीं, ये काउंटर एग्जांपल से तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखना है, जब भी कनेक्टेड सेट माइंड में आता है ना, उसमें से नॉन एम्प्टी तो हट गया, मतलब एक तो सिंगलटन सेट है और बाकी बचे हुए 9 इंटरवल टाइप के। लेकिन अगर मैं वो 9 लूंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे। वो भी इरेशनल कितने रहते हैं उसमें, अनकाउंटेबल। वो भी इरेशनल में भी ट्रांसडेंटल अनकाउंटेबल होंगे, तब तो ये अनकाउंटेबल आ जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन सिंगलटन वाला भी बचा है ना, उसके वजह से बाकी सब एलिमिनेट होंगे। अब बताओ क्या आएगा आंसर? डी ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। तो काउंटर एग्जांपल ले लो, हर एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टेड सेट जैसे ही माइंड में आता है ना, अपने माइंड में क्या आना चाहिए, टोटल 11 इंटरवल्स आने चाहिए। लेकिन उसमें से एम्प्टी को तो पहले ही रिमूव कर दिया। अब बचा क्या, एक सिंगलटन ए। अब ये ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और बाकी के 9, लेकिन बाकी के 9 जो है ना वो अनकाउंटेबल है। मतलब इंटरवल है तो हर इंटरवल में रैशनल्स भी होंगे और इरेशनल्स भी होंगे। ठीक है, जिसमें से इरेशनल्स में भी क्या होंगे, अलजेब्राइक होंगे और ट्रांसडेंटल होंगे। ठीक है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, बट उसमें से भी ये काउंटेबल है और ये वाले एलिमेंट अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अगर ये सिंगलटन बोला होता ना कि नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन,
तो वो इसमें से आ जाते हैं। तो उसमें ये तो रहता ही, और कह रहा है कि एक तो रियल के सारे ट्रांसडेंटल और उसमें से ये अनकाउंटेबल, तब तो अनकाउंटेबल आ जाता। तब इसका आंसर क्या होता कि बी जो एस इंटरसेक्शन टी है वो हमेशा अनकाउंटेबल सेट होता। बट उसमें ये भी तो ऑप्शन है ना, इससे एलिमिनेट हो गया। एक काम करो, ये ले लो, ये कनेक्टेड सेट है, ठीक है। और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं किसके साथ, रियल नंबर इंटरसेक्शन एस, वेयर एस इज अ सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर, तो रियल के अंदर जो ट्रांसडेंटल नंबर रहेंगे उसमें ये भी तो आएगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी तो आ नहीं रहा है, तो इससे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। और ये कैसा है, काउंटेबल है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। और सी कह रहा है कि सिंगलटन सेट आएगा, तो सिंगलटन सेट के लिए क्या ले लो, 0 1 ले लो और सारे ट्रांसडेंटल नंबर, मतलब रियल इंटरसेक्शन एस वेयर एस इज अ सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर में ये भी तो आएंगे ना, इसके भी तो ट्रांसडेंटल नंबर आ जाएंगे, रियल के सारे ट्रांसडेंटल नंबर। तो रियल में तो 0 1 भी आता है, तो इसके ट्रांसडेंटल नंबर भी आ जाएंगे। तो ट्रांसडेंटल नंबर कितने आते हैं, अनकाउंटेबल आते हैं। तो इससे अपना सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया कि सिंगलटन सेट वो किसी एक केस के लिए आ रहा है, इन जनरल नहीं होगा। हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल से एलिमिनेट होता है, प्रूफ नहीं होता है। तो अपने तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट आएंगे। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी पूछता तब इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। जैसे अगर ऑप्शन में पूछता कि विच इज नॉट पॉसिबल, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तब क्या आएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो भी पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन भी वो भी पॉसिबल है, थर्ड ऑप्शन वो भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन तब भी डी आता है। क्लियर है सबको ये, क्योंकि हर एक केस में पॉसिबल है। ये आया सबको समझ में, तो नन ऑफ दिस आएगा इसका, क्योंकि अपने ए बी सी के लिए अपने पास काउंटर एग्जांपल है। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि द क्वोशेंट सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट मे नॉट बी अनकाउंटेबल, तो ये भी इसका एग्जांपल है। जो मैंने आर स्क्वायर के अंदर लाइन का लिया था ना, तो हम लोग ये भी एग्जांपल ले सकते थे कि a इज इक्वल टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल है। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी बताओ, टाइम होने वाला है, 2 3 मिनट बचा है। अरे आंसर मैं खुद ही बता दिया हूँ। क्या आएगा आंसर, अनकाउंटेबल। अरे मैं बोल रहा हूँ काउंटर एग्जाम्पल है, काउंटेबल आएगा ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, काउंटेबली इनफाइनाइट है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझो, ये क्या कह रहा है, ये मेरे पास रियल नंबर है, ठीक है, और इसमें कोई भी दो एलिमेंट रिलेटेड कब होंगे, जैसे ये 0 है, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3, ये 3, ठीक है, ये रियल नंबर है। अब इसमें कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड कब होंगे, जब उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक होगा। तो जैसे मैं अगर ये वाला लिख लूं 1.1, 1.2, 1.32, 1.412, ये सब एक क्लासेस में आ जाएंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेके 1.9999 ये सब एक क्लास के अंदर आएंगे, क्योंकि सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम होगा। तो ये एक क्लास बन गया। मैं ये एक क्लास बना सकता हूँ 2 से लेके 2.999 तक का, ये एक क्लासेस बन जाएंगे। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे रियल नंबर को इस इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में पार्टीशन कर रहा हूँ, जिसमें ये एक बन गया, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 0 का क्लास है,
ये इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 1 का क्लास है, कहाँ से कहाँ तक, क्लास मतलब इसमें सबका एक ही मतलब, ये क्लास में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये क्लास बन रहा है। ऐसे में 2 का क्लास बना सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं -1 का क्लास बना सकता हूँ, -2 का। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ क्लासेस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। सेट मेरा अनकाउंटेबल है, एक क्लासेस के अंदर कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एक क्लास के अंदर है। लेकिन कोसेंट सेट का मतलब क्या होता है कि इस रियल नंबर को जो मैं पार्टीशन कर रहा हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जब मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूं, रिलेशन क्या है मेरा, जो हम लोग इसमें ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे, आई वेयर आई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर है सबको, ये कोसेंट क्लास होगा, वेयर आई बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को ना, 0 1 2 3 यही तो आएगा ना क्लासेस। ये मेरा कोसेंट सेट है कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशन इसके हो रहे हैं, 0 1 2। और ये क्लास मेरा क्या है कि जितने भी उसके आई या फिर आई में पॉइंट लगा दो, जिसके भी ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम वैल्यू आएगी। तो इसमें कोई भी नंबर ले लो, सब एक क्लास के अंदर आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, काउंटेबल। तो समझ में, कोसेंट स्पेस हम लोग मेन एम होता है, कोसेंट का मतलब ही होता है कि हम लोग को पार्टीशन करना है। ये जो इसका मीनिंग आया है ना, ये जो लिखते हैं इसका मतलब ही होता है कोसेंट। ये जो डिवाइड है ये सिंबल का मीनिंग होता है कोसेंट। ये जो a डिवाइड्स b है इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये जो सिंबल है ना इसका मतलब कोसेंट होता है। हम लोग a को b पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कभी अगर ध्यान से देखोगे इसको समझाना है ना, ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को b पार्ट में डिवाइड करना, और इसका मतलब होता है a डिवाइड्स b। 2/3 का मतलब क्या होता है कि किसी 2 चीज को, ये 2 चीजें थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना। लेकिन इसका मतलब ये होता ही नहीं है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बट ये नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे 2 डजंट डिवाइड से। तो दोनों में डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है a को b पार्ट में डिवाइड करना, और इसका मतलब होता है a डिवाइड्स b, कि a जो है b को डिवाइड कर रहा है। समझ में आया सबको। तो कोसेंट का मतलब ही होता है पार्टीशन करना। तो वो जो एक अपना क्वेश्चन था ना उसमें कि अनकाउंट, अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो उसका कोसेंट सेट में भी काउंटेबल हो सकता है। अगर सेट काउंटेबल हो या फिर इनफाइनाइट हो तो उसके कोसेंट सेट में भी फाइनाइट सेट भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसके जो क्वेश्चन है ना वो एक बार ट्राई करना, सब जितने कराए हो ना उसी से रिलेटेड रहेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि उसके भी क्वेश्चन करते रहो। फिर नेक्स्ट वीक में तो अलजेब्रा रहेगा, तो कल मैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट कर दूँ। तो जितने भी थ्योरी थे ना वो सब हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो, जो बचा रहेगा ना जो क्वेश्चन हम लोग वो नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे। बाकी कल ना मैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय। हाँ, शेड्यूल वो जो बीच में गैप था ना, बीच मतलब अल्टरनेट, वो कंटिन्यू रहेगा इस वीक में, बाकी कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा रियल कंप्लीट कर देंगे पूरा, फिर वो लीनियर अलजेब्रा फिर प्रॉब्लम होता है। सब साथ साथ में रहेगा ना तो अच्छा है।